हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अंकितेश कुमार और फिर से नए अंदाज और नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज का हमारा नया टॉपिक है क्या? पूर्वोत्तर की पहाड़ी। पूर्वोत्तर की पहाड़ी यानी कि पूर्वांचल की पहाड़ी। इसे हम पूर्वोत्तर यानी पूर्वांचल की पहाड़ी भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वीडियो आज बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज इसमें हम कुछ जनजाति के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी जनजाति जो हमने न कभी नाम उसका सुना है न कभी देखा है, आज वैसी जनजाति के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। पहले यही थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जनजाति के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। आइए, तो ये है क्या कहते हैं, यहीं पर ऊपर देखिए, हमने पढ़ा था क्या? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के भाग हैं, ठीक है। लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यहाँ पे कैलाश। उसी के ठीक नीचे है क्या? महान हिमालय, लघु हिमालय और ये शिवालिक हिमालय, ठीक। महान, लघु और शिवालिक, ठीक। और जो ये महान हिमालय, ये जो लघु हिमालय, ये शिवालिक हिमालय जो भी है, ये जो है हिमालय, ये क्या करता है? अरुणाचल प्रदेश से जा करके गुलाटी मार जाता है, ठीक है। ऐसे ये गुलाटी मार जाता है, मतलब वहां से ये मुड़ जाता है, ठीक। तो ये कहाँ तक चला आता है? तो ये चला आता है इसे नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, यहाँ तक। मतलब यहाँ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये कुछ और नहीं, ये हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है, ठीक है। तो और एक चीज, जो ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं, हम ऐसे समझ लेते हैं कि जो भारत है, भारत और म्यांमार, इन दोनों की सीमा से लगने वाला जो ये क्या कहते हैं, टूटी फूटी पहाड़ियां हैं, इसे अराकान योमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अराकान योमा, अराकान योमा। आप लोग ये नाम याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, ठीक है। और इनकी कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बुम्ब, ठीक है। और भी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जैसे कि नागा पहाड़ी, नागालैंड में, ये नागा जनजाति के ऊपर रखी गई है इनका नाम। और भी पहाड़ियां हैं, ठीक। तो चलिए ये थोड़ा जानते हैं सबके बारे में, ठीक। जैसे इसमें कुछ क्या कहते हैं, पहाड़ियों में के नाम है डाफला, शुरू होती है यहाँ से, डाफला, मिरी, अभोर और मिसमी। आप जानते हैं अभोर जनजाति है, ठीक है। चलिए, डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी, ये सब किस में आती हैं? तो ये सब आती हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो ऐसा पूछता है कि अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों के नाम बताइए, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? तो उसमें कौन कौन सी आएगी? डाफला, मिरी और अभोर, मिसमी, ठीक। ये सब किसकी हैं? अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां हैं। इसी में अरुणाचल प्रदेश में एक है पटकोई बुम पहाड़ी। कौन सी? पटकोई बुम पहाड़ी है। ये कहाँ आती है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही आती है। नागा पहाड़ी नागालैंड में आती है, जो कि नागा जनजातियों के ऊपर है। इस नागा पहाड़ी का नाम जो है, नागा जनजातियों के ऊपर ही है, ठीक। लैमा टूल की पहाड़ी, लैमा टूल की पहाड़ी जो है, ये मणिपुर में आती है, ठीक है। ये कहाँ आती है? तो मणिपुर में आती है। सारे नोट्स करने वाले पॉइंट्स मैंने पहले ही लिख दिए हैं। और मीजो पहाड़ी, मीजो पहाड़ी मिजोरम में आती है, ठीक है। मीजो पहाड़ी को ही लुसाई पहाड़ी भी कहा जाता है। कौन सी? लुसाई पहाड़ी भी कहा जाता है। ये मिजोरम में आती है। इसकी एक चोटी, जिसे हम फॉन्गसुई कहते हैं, एक चोटी जो कहाँ पर है? मीजो में है। इसे हम क्या कहते हैं? फॉन्गसुई कहते हैं। क्या कहते हैं? फोंग पुई, सुई नहीं, सॉरी, पुई। और इसी लुसाई पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर ब्लू माउंटेन और नीलगिरी पहाड़ी दोनों एक ही तो नहीं है? नहीं, नीलगिरी पहाड़ी अलग है और ब्लू माउंटेन पहाड़ी अलग है, ठीक है। ब्लू माउंटेन पहाड़ी अलग है और नीलगिरी की पहाड़ी अलग है। चलिए आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं इसी हिमालय पर्वत के बारे में, ठीक है। ये हिमालय पर्वत ऐसे ही नहीं, वो जब टकराई थी चट्टाने ना, तो हम जानते हैं कि इतना भाग जो है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। जब ये टकराया था ना इससे, तो ये पूरा हिस्सा इसे टकरा गया था, ठीक है। तो इससे जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ ना, सब इसी से ही हो गया था इसमें, ठीक। तो ये किसका भाग है?
अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हिमालय पर्वत का ही भाग है। जो इधर की पहाड़ियां हैं ये सब भी हिमालय पर्वत का ही भाग है। ठीक है। हाँ, बस इनका अपर्दन थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा टूट फूट गई हैं कहीं कहीं से, बस। बाकी जो है ये सब किसका भाग है, तो हिमालय पर्वत का ही भाग है। उत्तर के मैदान, पूर्वांचल की पहाड़ी हमने पढ़ ली। हाँ, एक चीज और है, आपने कहा होगा कि हाँ सर ये पूर्वांचल की पहाड़ी में ये भी पहाड़ी आती है, आपने इसे क्यों छोड़ दिया। ये का मतलब है मेघालय की पहाड़ी। मेघालय में आती है गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी। तो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी हमने इसलिए छोड़ दी है क्योंकि ये पहाड़ी पूर्वांचल की पहाड़ी में नहीं आती। पूर्वांचल की पहाड़ी में जब हम अभी पूर्वोत्तर की पहाड़ी पढ़ेंगे पूरी तरीके से तब इसे पढ़ेंगे। अभी जो है हम क्या पढ़ रहे हैं, पूर्वांचल की पहाड़ी। तो ये जो पूर्वांचल की जो एकदम किनारे से लग कर आती है पहाड़ी, हम सिर्फ उसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, एक एक टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक एक चीज सब कुछ समझते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा दूसरा नंबर क्या था, पहाड़ी के बाद उत्तर के पठार के बाद या उत्तर के पर्वत के बाद हमारा दूसरा टॉपिक क्या था, उत्तर के मैदान। तो अब शुरू होगा जो उत्तर के मैदान शुरू होगा। ठीक है, उनका निर्माण कैसे होता है, क्या है कैसे नहीं। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, पूर्वांचल की पहाड़ी पढ़ ली। ठीक है, वो किसका ही भाग है, वो भी हिमालय पर्वत का ही भाग है, इसीलिए हमने इसे भी इसी में जोड़ दिया है। ठीक है, अब जब पहाड़ियों को और पढ़ेंगे तो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी और भी पहाड़ियां हैं। ठीक है, शिलोंग का पठार वगैरह ये सब चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, देखिए अभी नहीं, चलिए एक एक टॉपिक चलेंगे, नहीं तो ओवर हो जाएगा। अब आते हैं हम कहाँ, उत्तर के मैदान। क्या, उत्तर के मैदान। उत्तर के मैदान, उत्तर के मैदान के पहले बात कर लेते हैं हम, इनका निर्माण कैसे होता है। तो इनका निर्माण प्रायः ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंध नदियों द्वारा इनका निर्माण होता है। और यही नहीं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये नदियां और इनकी सहायक नदियों द्वारा इन उत्तर के मैदानों का निर्माण होता है। और भारत की सबसे ज्यादा अगर जमीन या सबसे ज्यादा हिस्सा या क्षेत्रफल अगर किसी का है तो उत्तर के मैदानों का ही है। और कितना है, तो सर्वाधिक है, वो कितना है, 43%। 43%। ठीक है, और एक चीज जान लेते हैं, ये जो ऐसे देखते हैं हम यहाँ पर, यहीं से निकलती है ऐसे सिंधु नदी जो चली जाती है पाकिस्तान में, यहीं से निकलती है ऐसे ये गंगा नदी, ये चली जाती है बांग्लादेश में, ये यहाँ से नहीं आती, ऐसे आती है। ठीक, और यहीं से आती है, यहाँ से एक निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, ऐसे असम होते हुए ये आ जाती है कहाँ, ये भी ब्रह्मपुत्र में आ जाती है, ओ बांग्लादेश में। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं, 3 नदियां हैं। तो देखिए अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, यहीं से ऐसे आती है यमुना नदी। तो यमुना नदी की सहायक नदी जानते ही हैं, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, इंडस, ये सारी किसकी हैं, यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी हैं। तो ये सब जब नदी हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, बस अभी जान लेते हैं कि इनका निर्माण कैसे होता है। तो आइए पहले समझते हैं। जब ऐसा हम देखते हैं कि ये शिवालिक है, पहले कौन सा है, पहले महान हिमालय आता है, ठीक, उसके बाद आता है लघु हिमालय, उसके बाद आता है शिवालिक। शिवालिक अभी बच्चा है। तो क्या होता है कि जब नदियां शिवालिक से निकल करके, शिवालिक से ऐसे समझ लीजिए ये नदी है और ये शिवालिक से निकल रही है। ठीक है, शिवालिक से जब निकल करके बाहर की ओर आती हैं तो ये किसका निर्माण करती हैं, ये मैदानों का निर्माण करती हैं। और ये अपने साथ बहुत सारे अवसाद लाती हैं। अवसाद के मतलब है कि इसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर, बालू, लोटा झोटा सब लाती हैं। ये सब क्या करती हैं, ये सब ले आकर के शिवालिक की तलहटी पर जमा कर देती हैं। यहाँ पर ऐसे 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 ये सारी चीजें जमा कर देती हैं। ठीक है, जब ये जमा कर देती हैं तो क्या होता है कि ये नदियां यहाँ पे दिखना बंद हो जाती हैं। पहले ये समझ लेते हैं थोड़ा सा एक चीज और, यहाँ पर एक टॉपिक, उत्तर के मैदान में क्या है, उत्तर के मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है। तो उत्तर के मैदानों का निर्माण बेसिकली हुआ है गंगा, सिंध और ब्रह्मपुत्र नदियों एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों द्वारा। अवसाद क्या होते हैं,
अवसाद होते हैं जैसे बालू, कंकड़, पत्थर, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जो भी अचरा कचरा, लोटा झोटा पोटा जितना भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें जो ला ला करके जमा कर देती हैं, ये सब इसी से इनका निर्माण हो जाता है गंगा नदी, और मतलब कि इन मैदानों का। और सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक हिस्सा मैदान ही ले जाते हैं, उत्तर के मैदान। इनका कितना परसेंट है? तो 43% है उत्तर के मैदानों का, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, तो पहले जान लीजिए। घग्गर नदी राजस्थान, गंगा के मैदान को हम समझ रहे हैं पहले। घग्गर नदी राजस्थान से लेकर के तिस्ता नदी, कौन सी? ब्रह्मपुत्र सहायक की सहायक नदी तिस्ता नदी तक के मैदान को इसे हम गंगा का मैदान कहा जाता है, ठीक है। आइए और समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के जो ये स्थान हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तो नहीं लेंगे क्योंकि राजस्थान में ज़्यादातर निकल जाता है मरुस्थल, तो वो नहीं लेंगे। और उत्तर प्रदेश, बिहार, और थोड़ा सा हिस्सा झारखंड भी आ जाता है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, और असम का भी हिस्सा आता है। ये सब गंगा के मैदान नहीं, मतलब इन मैदानों, ये जो गंगा नदी है, सिंधु नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, इन सब ने, ये सब नदियों ने मिलकर के क्या किया है, इनका निर्माण किया। हम जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा नदी, क्योंकि गंगा नदी जो है 13 राज्यों में फैली हुई है, ठीक है। 13 राज्यों में फैली हुई है तो उसका विस्तार है। देखिए, हम एक चीज और जानते हैं, बड़ी नदी और लंबी नदी में क्या अंतर है। देखिए, बड़ी नदी वो होती है जैसे कि अब एक नदी ऐसे जा रही है, जैसे मान लीजिए गंगा नदी जा रही है, ठीक है। अब एक नदी इसमें से और आके मिल रही है, इसी में एक नदी और आके मिल रही है, फिर इसी में एक नदी और आके मिल रही है, फिर ऐसे आ रही है, ये एक नदी, ये एक नदी, ये एक नदी, फिर इसी में ये नदी, फिर ये नदी, फिर ये नदी, फिर ये हो गई क्या, बड़ी नदी। बड़ी नदी क्या का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये है कि जो नदियां कई मिल गई हैं यहाँ पर आकर के, तो ये इसका क्षेत्र बड़ा हो गया है, ठीक है। इसका क्षेत्र बड़ा हो गया, जैसे हम समझते हैं कि जैसे यहाँ पे दो नदियों के बीच का हिस्सा क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो इतना बहुत ज्यादा ये क्षेत्र ले ली हैं, ये क्या कहलाएंगी, बड़ी नदी का रूप कहलाएंगे, क्योंकि ये बड़ा स्थान घेर करके चल रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। और लंबी नदी जैसे नील नदी, ठीक है, तो क्या करती हैं, वो सीधे जाती हैं, लंबी एकदम ज्यादा दूरी तय करती हैं, ठीक। उसमें कुछ सहायक नदियां भी आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं, ठीक है, लेकिन वो उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। तो बड़ी नदी और लंबी नदी में यही अंतर है। बड़ी नदी वो होती है जो स्थान बहुत ज़्यादा घेर करके चलती है, जिसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ होती हैं, जिसका विस्तार बहुत दूर दूर तक होता है, वो बड़ी नदी में गिनी जाती है। जैसे कि अगर बड़ी नदी का नाम लिया जाए तो अमेजोन नदी, ठीक है। और क्या कहते हैं सबसे, और लंबी नदी का नाम लिया जाए तो नील नदी, ठीक है। ऐसी ही आइए और जानते हैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में हम। ये जो नदियां हैं, ये बेसिकली ज़्यादातर नदियां बहती हैं पूर्व की ओर। किसकी ओर? पूर्व की ओर। पूर्व की ओर, जैसे कि जो नीचे की नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां, वो भी ज़्यादातर पूर्व की ही ओर बहती हैं। इसलिए पूर्व की तरफ जो है, जो तटीय स्थान है वो ज़्यादा है, और जो पश्चिम की ओर तटीय स्थान है वो थोड़ा कम है, थोड़ा कम स्थान पर है, मतलब वहाँ का क्षेत्रफल उसका थोड़ा कम है, ठीक है। तो आइए और जानते हैं। अब बेसिकली ये जो गंगा नदी या जो नदियां हैं, ये निर्माण करती कैसे हैं, आइए उसे ही जान लेते हैं कि निर्माण कैसे करती हैं। तो एक शब्द है क्या, भात खाबो, मतलब भात खाबा, क्या, भात खाबा। अब ये भात खाबा क्या है, तो भात खाबा है एक ट्रिक। कैसे ट्रिक, तो वो है ट्रिक क्या, भात खाबा, ठीक। भा से भावर,
ता से तराई, खा से खादर, बा से बांगर या भांगर। ठीक, अब ये क्या है सर? तो ये है नदियों की ट्राइब्स, कि नदियां किस तरह से हमें दिखती हैं, किस तरह से दिखा मतलब कि कैसे निकलती हैं पहाड़ों से, उन्हें किस किस नाम से पुकारा जाता है। तो वो चीज़ है, आइए समझते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि नदियां पहाड़ों से ज़्यादातर निकलती हैं, उत्तर की नदियां ज़्यादातर पहाड़ों से निकलती हैं। इन्हें पानी कहाँ से मिलता है? तो इन्हें ग्लेशियर से पानी मिलता है, हिमनद से पानी मिलता है। ठीक है, और एक चीज़ और है, उत्तर की नदियां जो होती हैं वो पहाड़ों या ग्लेशियर या हिमनदों पर डिपेंड होती हैं। लेकिन जो है दक्षिण की नदियां होती हैं, जो देखिए, जो भारत के मध्य प्रदेश का हिस्सा है, ये मध्य प्रदेश में एक है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत जो है भारत को दो भागों में बांट देता है। कैसे? ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तर का भारत और नीचे वाला भाग कहलाता है दक्षिण का भारत। और यही विंध्य पर्वत नदियों का भी विभाजन कर देता है। ऊपर वाला कहलाता है उत्तर की नदियां और नीचे वाली कहलाती हैं दक्षिण की नदियां। और जो दक्षिण की नदियां होती हैं उन्हें वो वर्षा पर या तो डिपेंड रहती हैं, या तो समुद्रों या तो नदियों पर डिपेंड रहती हैं, या फिर और भी चीज़ों पर। ठीक है, और उन्हें और किसी तरह से पानी नहीं मिलता। लेकिन जो ऊपर की नदियां होती हैं यानी कि उत्तर भारत की नदियां, उन्हें जो है वो ग्लेशियर से हिमनद से पानी मिल जाता है। तो वो साल की 12 मासा या 12 मासी जिसे कहते हैं, तो साल के 12 मासी ये पानी देती हैं। लेकिन जो है ये जो पूर्व दक्षिण भारत की नदियां हैं, ये चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, वही हाल है इसकी। ठीक है, लेकिन हाँ यह वर्षा पर डिपेंड करती हैं। तो आइए थोड़ा सा और जानते हैं। पहले भावर खादर ये सब है क्या, पहले इसे समझ लेते हैं। तो ये नदियां हैं, ठीक है, ये पहाड़ है, पहले देख लीजिए। ठीक, हम जानते हैं कि पहाड़ में पहले हिमालय पर्वत में 3 श्रेणी आती हैं। कौन कौन सी? तो आती है महान हिमालय, और उसके बाद आता है लघु हिमालय, उसके बाद आता है शिवालिक। तो शिवालिक से जब नदियां बाहर की ओर निकलती हैं, ठीक है, तो ये अपने साथ बहुत सारे अवसाद लाती हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर लाती हैं, क्योंकि नदियां बहुत स्पीड में होती है, बहुत तेज होती हैं, पानी ज़्यादा बहाव होता है, इसलिए वो बहुत तेज चलती हैं। तो अपने साथ क्या लाती हैं? बहुत सारे अवसाद लाती हैं। अवसादों में क्या रहता है उनमें? तो उनमें बड़े बड़े पत्थर, कंकड़ और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? ये बेसिकली ये जो अवसाद लाती हैं, ये शिवालिक है ना, ये क्या है? शिवालिक। शिवालिक क्या है? तो शिवालिक महान हिमालय का सबसे छोटी श्रेणी है। शिवालिक महान हिमालय नहीं, मतलब हिमालय पर्वत की शिवालिक। ठीक है, जब नदियां इस शिवालिक से बाहर की ओर निकलती हैं, तो जो अवसाद पत्थर पत्थर वगैरह लाती हैं, ये इसी शिवालिक की तलहटी पर जमा कर देती हैं। क्या करती हैं? इसी शिवालिक की तलहटी पर जमा कर देती हैं। और जब यहाँ पे ये जमा कर देती हैं, तो क्या होता है? बड़े बड़े पत्थर जमा हो जाते हैं, तो यहाँ पर छोटी नदियां दिखाई नहीं देती। ठीक है, जो छोटी नदियां होती हैं वो दिखना बंद हो जाती हैं, उनका पानी स्लो हो जाता है, थोड़ा धीमे हो जाता है बहना, उनका जो बहुत तेज बहती रहती हैं तो उनकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है। तो इसी स्थान को, जो ये पहाड़ों जहाँ पे पत्थर जमा हो जाते हैं, इसी को कहा जाता है भावर। क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। अब जब नदियां इससे थोड़ा आगे बढ़ती हैं, क्योंकि पत्थर बड़े थे वो यहीं पर जमे हो गए, लेकिन अब नदियों की स्पीड कम हो गई है तो ज़्यादा पत्थर लेके जा नहीं पाएंगी। तो क्या करती हैं कि वो अपने साथ ज़्यादा पत्थर नहीं लाती, लेकिन फिर भी वो अवसाद लेकर चलती हैं। अवसाद का मतलब होता है जैसे कि धूल के कण और भी बहुत सारी मिट्टी वगैरह, ठीक है, ये लेके चलती हैं। जब ये नदियाँ थोड़ा आगे चलती हैं तो थोड़ा सा निकल आती हैं और बाहर, क्योंकि पत्थर तो वहीं रुक गए। तो इसकी वजह से जब आगे नदियां निकलती हैं तो दिखना फिर से शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जब नदियां फिर से दिखना शुरू हो जाती हैं तो उसी क्षेत्र को तराई वाला क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तराई वाला क्षेत्र। ठीक, और एक चीज, जब आप एक बात आप भी जान लीजिए, जब नदियां धीरे धीरे चलेंगी या पानी का बहाव धीरे धीरे होगा, तो क्या करेगा? अगर तेज से होगा
तो जल्दी से निकल जाएगा पानी, ठीक है। तो ज़्यादा ज़मीन को नम नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे जाएगा तो वही पानी सोखता हुआ जाएगा और नमी ज़मीन को जो है क्या करता है, वो सींचता हुआ जाता है। तो इसकी वजह से आसपास की जो ज़मीनें होती हैं वो ज़्यादा नम हो जाती हैं। तो इसीलिए इस क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मच्छर की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और दूसरी चीज़, इन स्थानों में ज़्यादा पानी वाले फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि गन्ना हो गई, धान हो गया। तो इन सब फसलों को यहाँ पर उगाया जाता है। तो हमने जान लिया कौन सा, भावर जान लिया, तराई जान लिया। अब आते हैं खादर पर, ठीक है। खादर, खाद्य सामग्री, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, खाद्य सामग्री, ठीक है। तो उसी हिसाब से ही समझते हैं इसे, ठीक है। जब नदियां इससे और आगे आती हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे ऐसे हम समझते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर नदियां थी, ऐसे 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 पत्थर ले रही थी, तो ये क्या था, भावर था। और यहाँ से नदियां थोड़ा और आगे बढ़ी तो क्या हो गया, तराई क्षेत्र बन गया। लेकिन यही नदियां जो है जब अपने साथ बरसात में या और किसी समय में बहुत सारा पानी लेकर आती हैं, बाढ़ मतलब लाती हैं बहुत ज़्यादा, ये अपना रौद्र रूप धारण कर लेती हैं जब, तो क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेती हैं। जैसे ये सब एरिया जो भी इनके आसपास का एरिया होता है जो थोड़ा नीचे टाइप में होता है, तो उसको कवर कर लेती हैं, ठीक है। तो जो कवर कर लेती हैं, और जब इन देखिए नदियों का रास्ता तो ये था, ठीक है, लेकिन जो ये रास्ता भी ये कवर कर ली, तो इसी को ये कहा जाता है क्या, खादर। और खादर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे खाद्य सामग्रियों को उगाने के लिए उपयुक्त उपजाऊ मिट्टी मिल जाती है। क्योंकि इसी को ही कहा जाता है कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ये अपने साथ बहुत सारी जलोढ़ मिट्टी लाती हैं, और जलोढ़ मिट्टी में जब हर साल नई नई जलोढ़ मिट्टी आती है तो उसमें नए खाद और पोषक तत्व भी आते रहते हैं। तो जिसके कारण जो है यहाँ पर उपजाऊ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है मिट्टी के अंदर, ठीक है। और अगर यहीं पे बात करें कि अब भैया जी ये बांगर क्या है, तो बांगर है जब ये नदियां हर साल और साल ला करके जमा करती जाती हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि कुछ स्थान थोड़ा ऊंचा हो जाता है, तो वहां पर नदियों का पानी कितना भी बढ़ा जाए चढ़ नहीं पाता, तो वहां पर नई मिट्टियां आ नहीं पाती हैं। तो उसी स्थान को क्या कहते हैं, भावर या बांगर कहा जाता है, या भांगर कहा जाता है, ठीक है। तो इस स्थान में यहाँ पर जो है कंकड़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, या कंकड़ के कण पाए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई कि उत्तर के भारत की नदियों का निर्माण कैसे हुआ, क्या है, और ये नदियाँ कैसे चलती हैं, किस स्थान से कैसे जाती हैं, ठीक है। तो ये कई बार पूछता है कि भावर क्या है, खादर क्या है, बांगर क्या है, तराई क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं भारत के, जब हमने नदियों के बारे में बात कर लिया है तो कुछ और जान लेते हैं। उत्तर भारत की नदियां हमने बात की, ठीक है। उत्तर भारत और पश्चिम, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम एक स्टोरी की तरफ लेके चलते हैं आपको, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे भारत देश के लिए। और ये ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, मैं वादा करता हूँ, क्योंकि ऐसा कंटेंट जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, एकदम नया है, तरोताज़ा है। और क्या कहते हैं, मैंने इसे खुद जांच करके तब मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये क्या है, ठीक। और ये हर घर की, हर बात की नहीं, मैं किसी के घर की नहीं, मैं सिर्फ अपने टॉपिक पर ही बात करूंगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन भी आता रहता है ऐसे टॉपिक से, ठीक है। आइए देखते हैं ये है क्या, मुसहर जनजाति के बारे में। इसके बारे में, तो मुसहर जनजाति, मुसहर जनजाति, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा होगा कैसी जनजाति है। तो ये जो मुसहर जनजाति है, ये हमारे टॉपिक्स के लिए ही नहीं बल्कि हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान क्यों रखती है पता है, क्योंकि ये जो मुसहर जनजाति है ये बहुत पिछड़ी जनजाति है। आज के ज़माने में भी ये इतनी पिछड़ी हुई जनजाति है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। आप जहाँ तक सोच सकते हो उससे ज़्यादा पिछड़ी जनजाति है।
अब आप सोच लीजिए मैं कहाँ तक की बात कर रहा हूँ। ये जनजाति आज भी अपने भारत में है। किस किस इलाके में? हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, नागपुर, झारखंड, इन सब स्थानों पर ये मुसहर जाति आज भी है। नागपुर का पठार जो है, ठीक है, वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, नागपुर का परगना। ठीक, आइए पहले जानते हैं ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्यों है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये जो मुसहर जनजाति है, पहले इसकी कहानी जान लेते हैं। मुसहर जनजाति जो है ये इतनी पिछड़ी हुई है, अनुसूचित जनजाति में आती हैं ये, और ये इतनी पिछड़ी हुई हैं कि अनुसूचित जनजाति में अगर कोई सबसे पिछड़ी जनजाति है तो उनका दर्जा यही है, मुसहर जनजाति। मुसहर जनजाति ये सबसे पिछड़ी हुई जनजाति को, जिसे भुइयां की शाखा से जोड़ा जाता है। ये भुइयां शाखा बहुत पुरानी शाखा है, 16वीं सदी की मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है इतनी पिछड़ी हुई जनजाति है कि अगर इनके घर में कोई परिवार है, जो लोग रहते हैं, जो आज की बात कर रहा हूँ मैं, जो आज लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये लोग कैसे रहते हैं? एक छोटा सा ऐसे मिट्टी का जैसे घर बनता है कच्चा वाला, आप लोग गाँव में जैसे रहते होंगे कभी, तो गाँव में कच्चे घर होते हैं। तो कच्चा घर जो है, थोड़ा जो पक्का घर होता है वो काफ़ी ऊपर होता है, छत उसकी ऊपर होती है, आप खड़े होकर भी चले जा सकते हैं आराम से। लेकिन जो वहाँ पर घर बनते हैं ना, वहाँ पर आप बिना झुके जा ही नहीं सकते, वहाँ पर बिना झुके आप रह ही नहीं सकते, इतना ऊंचा वहाँ पर घर नहीं बनाया जाता। वहाँ पर आप ऐसे रहोगे, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं। ठीक है, और वहाँ पर जब लोग सोते हैं तो ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा उनके पास अच्छी क्वालिटी की, सारी अच्छी क्वालिटी की छोड़िए, एकदम लो क्वालिटी की भी कोई दरी या चटाई भी नहीं है उनके पास। जो लोग कबाड़ में फेंक देते हैं जैसे पन्नी या बोरी वगैरह, वो उसे ले आकर के धुल लेते हैं और धुल करके उसी पर सो जाया करते हैं। और एक ही लोग नहीं, उसी पे 5-5 लोग, 6-6 लोग सोया करते हैं, और कोई गद्दा नहीं है, कोई बिस्तरा नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़, उनसे जो लोग कहते हैं कि उनसे बदबू आती है, और जान लीजिए बदबू आने का कारण जो से उन्हें पता है क्या करते हैं, लोग दक्षिण की ओर रखते हैं। वो दक्षिण की ओर, जैसे अब ये आपको पूर्व की ओर बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पश्चिम की ओर नहीं दिखेंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा तमिलनाडु ये सब क्षेत्रों में ज़्यादा नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि इधर से आती हैं हवाएं। ठीक है, और अगर इनके इलाकों से होकर गुजरेंगी तो लोगों का कहना है कि बदबू आएगी। इस वजह से इन्हें कहाँ पर रखा गया है? उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी एरिए में, और क्या कहते हैं जो पश्चिम बंगाल है वो, और जो क्या कहते हैं झारखंड का थोड़ा सा एरिया, और बिहार का। बिहार में तो बहुत ज़्यादा हैं ये लोग। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हैं ये लोग। ठीक, तो उनको वहाँ पर रख दिया गया है कि मतलब कहने का ये कि अगर वो वहाँ और कोई इलाके में रहेंगे तो उनसे बदबू आएगी, उनसे वो बदबू नहीं मारते हैं, वो भी इंसान है। ठीक है, और वो बदबू नहीं मारते हैं, वो क्या करते हैं। और देखिए इससे एक टॉपिक भी आप समझते चलिए, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनके बारे में तरफदारी कर रहा हूँ या ऐसा नहीं, मैं आपके पढ़ाई से रिलेटेड भी बता रहा हूँ कि हाँ क्या कहते हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये सब चीज़ें आप नोट भी करते चलिए। ठीक है, तो क्या है कि इसलिए उन्हें दक्षिण की ओर रखा गया है कि हवाएं उस तरफ से ना आए। ठीक है, क्योंकि जब इधर से पूर्व की ओर से हवाएं, या क्या कहते हैं उत्तर पश्चिम की, दक्षिण पश्चिम की हवाएं जो जाती हैं, तो ये पंजाब होते हुए फिर उधर से पहाड़ों से टकरा कर जब वापस आती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये दक्षिण की ओर जो जहाँ पे इनको रखा गया है, ये इधर से लेकर के बाहर निकल जाती है हवा। कहाँ? अपने देश से बाहर चली जाती है, तो इसलिए उन इलाकों में रखा गया है। ठीक है, ऐसे समझिए थोड़ा सा, ये भारत है, आइए थोड़ा समझते हैं। ठीक, जैसे ये अब जल्दी जल्दी में जो भी बना है, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, हम तो कभी से एडजस्ट करते चले आ रहे हैं।
ये जो भारत बना तो इस इलाकों में रखा गया। हवाएं ऐसे चलती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और इधर से भी हवाएं जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक यही भी जानते हैं हम, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी है, जिससे पहाड़ ज़्यादातर बादल यहाँ टकरा करके यहाँ ज़्यादा वर्षा कर देते हैं। तो इधर छोड़िए, जो इधर जाती हैं हवाएं ऐसे जाती हैं, इधर से पहाड़ टकरा करके जब वापस जाती हैं तो यहाँ पर ये लोग बसते हैं ऐसे, तो यहीं से लेकर के ये बाहर निकल जाती हैं हवाएं, ठीक है। जब ये हवाएं लेकर के बाहर निकल जाती हैं तो इसी की वजह से इन्हें यहाँ पर रखा गया है ज़्यादातर इन इलाकों में। यहाँ यूपी, ये उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, यहीं पर सब चीज़ें, ठीक है। आइए थोड़ा समझते हैं। तो उनके घर में मतलब कि रहने के लिए कोई जगह नहीं है। जिस पानी को हम लोग नाली में फेंक देते हैं, या जो पानी हमारे यहाँ नालियों में बहता है, उन पानियों से ये लोग बर्तन धुलते हैं अपने घर के। क्यों धुलते हैं? कारण क्या है? कारण यह है कि उनके पास कोई सुविधा की चीज़ें नहीं हैं, कोई भी सुविधा नहीं है, कोई उनके यहाँ आसपास नल नहीं है। मतलब ये नहीं है कि गड़वाने के लिए आप सोच रहे हैं क्या वो गड़वा नहीं सकते हैं? हाँ, वो गड़वा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना भी पैसा नहीं है, उनके पास इतनी भी रोजी रोटी नहीं है कि वो क्या कहते हैं भोजन कर सकें। वो किस पर डिपेंड करते हैं, आज हम आपको बताते हैं। अंग्रेज अधिकारी हर्बर्ट 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 होप रिस्ले के मन में 1881 में एक सवाल आया था, तो उनके ऊपर ये जिम्मा दिया गया था। जब उनके मन में ये सवाल आया था तो उन्होंने अपने सरकार से जब ये चीज़ें कही, ये मांग रखी, तो उनके ऊपर ये जिम्मा दिया गया था कि अनुसूचित जनजाति के ऊपर सर्वे करके कि मुसहर लोग कहाँ से आए हैं, कौन हैं, कहाँ के रहने वाले थे ये, तो उनके ऊपर सर्वे करने के लिए कहा गया था, मुसहर लोगों के ऊपर। तो रिस्ले को शारीरिक बनावटों से पता चला था, उनकी जो शारीरिक बनावट थी उस आधार पर उन्हें पता चला था कि जो लोग बिहार, पश्चिम बंगाल, देखिए टॉपिक से रिलेटेड क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो बिहार, पश्चिम बंगाल का नाम आ रहा है इस वजह से भी है, ठीक है। किन किन इलाकों से आता है ये भी जान लीजिए। तो बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में रहने वाले मुसहर जनजाति के लोग थे ये। तो ये छोटा नागपुर परगना यानी कि झारखंड, छोटा नागपुर का परगना यानी कि झारखंड के इलाके से जो आदिम जनजाति जानते हैं ना आप लोग, आदिम जनजाति थे ये लोग 16वीं सदी के लोग थे। कितनी? 16वीं सदी के लोग थे। और गंगा के मैदानों में माइग्रेट जानते हैं, माइग्रेट करके ये लोग मूल रूप से छोटा नागपुर, जो छोटा नागपुर का पठार है वगैरह है उस इलाके में छोटा नागपुर, ठीक, छोटा नागपुर में बसने वाले भुइयां जनजाति से या भुइयां जनजाति की शाखा माना जाता है इन्हें, ठीक है। और गंगा का मैदान मुसहरों के लिए एक होस्टाइज रहा है। होस्टाइज का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने या हॉस्टेज बना लीजिए किसी को, ठीक है। हॉस्टेज का मतलब उन्हें बंद कर दीजिए या कैदी बना लीजिए, या एक तरह से आप समझ लीजिए हॉस्टल की तरफ से समझ लीजिए जैसे कि हाँ हॉस्टल है, वहाँ पे सिर्फ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और वो अपना जो करें वो सब, ठीक है। उनसे किसी से मतलब नहीं। जैसे क्या कहते हैं हॉस्टल में लोग पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, तो ये तो सुविधाएं हॉस्टल में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। लेकिन एक बात कि हाँ उनसे और लोगों से किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वहाँ उनके परिवार वाले और कुछ मिल जाए बस, बात खत्म। तो वहाँ जो हॉस्टाइल जो लोग होते हैं उनसे कोई बात भी नहीं करता, उनके पास भी कोई नहीं जाता, उनको लोग बुरा भला कहते हैं, तो उस हिसाब से, ठीक है। हॉस्टाइज, तो हॉस्टाइज मतलब कि हॉस्टाइज साबित हुआ, और बाहरी लोग, इन्हें बाहरी और असभ्य जनजाति की श्रेणी में रखा गया। असभ्य का मतलब जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिनके अंदर सभ्यता नहीं थी, मतलब ऐसी चीज़ों में, तो उनको उस क्या कहते हैं श्रेणी में रखा गया। तो ये इनके पास तो एक शिकार करने का चारा था, तो उनके पास शिकार भी करने का कोई स्थान नहीं था, शिकार के लिए जंगल नहीं थे, इनके पास खेती के लिए ज़मीन नहीं थी। तो इन्होंने अपना जीवन यापन किससे शुरू किया? मूसों से। किससे? मूसों से। मूसों से, ठीक है। ये जो खेतों में मूस पाए जाते हैं, चूहे जिसे कहते हैं, क्या? चूहे, ये इन्हें मार करके ये अपना जीवन यापन करने लगे। अब ये लोग इतने
पिछड़े क्यों हैं? अब आप ये सोच रहे हो कि हाँ, क्या ये लोग काम करने नहीं जा सकते या कहीं पर काम नहीं कर सकते हैं? आप लोग इन्हें काम ही नहीं दोगे। कारण क्या है पता है? कारण ये है कि आप लोग चाहोगे ही नहीं कि ये लोग घर में काम करने आए, क्योंकि इनके कपड़ों से बदबू आती है। तो आप चाहोगे नहीं कोई बदबूदार इंसान आपके यहाँ काम करने आए। इनके कपड़ों से बदबू क्यों आती है पता है? क्योंकि जब ये लोग आप जा हमारे घर में जो छत होती है बहुत ऊपर होती है, लेकिन उनके घर में छत जो होती है बहुत नीचे टाइप में होती है। बहुत ज़्यादा ऐसे होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती उनके घर की छत। ठीक है, आप इतना जान लीजिए कि अगर उनके गांव में अगर 100 घर है, 100 घर है, तो एक आध घर में टीवी होगी या एक आध घर में गाड़ी होगी। फ्रिज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, ऐसी जनजाति वहां पर रहती है और इतनी ऊपर है, मान लीजिए। तो वो लोग जो है एक बांस का या कोई डंडे का क्या कहते हैं, एक इधर से कुछ बांध देते हैं, एक उधर से बांध देते हैं, जिसे हम लोग गांव में अरगनी कहते हैं। ठीक है, उसी पे ये लोग कपड़े डाल दिया करते हैं, तो उसी एक कमरे में खाना भी बनता है। अब जो भी हम मूस वगैरह जो भी भूंज भांज के खाते पीते हैं ये लोग, ठीक है, तो इसकी जो बदबू होती है वो कपड़ों में जाके लग जाती है। तो वो बदबू इन इंसानों से नहीं आती, वो बदबू आती है उनके लगे कपड़ों के ऊपर, जो ये धूल या धुआं उन पे जाकर लग जाता है। ठीक है, आप कहते होंगे कि हाँ धो नहीं सकते, क्या साबुन खरीदने का पैसा नहीं है? हाँ, नहीं है उनके पास साबुन खरीदने का पैसा। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास, आप मतलब इतना सोच सकते हैं कि जब वो लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि वो मूस खा करके, मतलब चूहे खा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके पास पानी के लिए सुविधा नहीं है, वो लोग नाली का पानी यूज करते हैं और बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसा उन मतलब हद से ज़्यादा बदतर जिंदगी है उनकी। ठीक, और ये कहाँ पर निवास कर रहे हैं? सिर्फ अपने उत्तर प्रदेश, अपने यूपी, अपने मतलब भारत के अंदर ही एक तरह से निवास कर रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो लोग रील्स बनाते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं कि हाँ हम मदद कर रहे हैं, वो सिर्फ रील्स में ना दिखाएं, वो हकीकत की दुनिया में भी दिखाएं। तब जाके, ऐसा नहीं है कि हमने उनसे काम नहीं पड़ता। ऐसे हम बहुत ज़्यादा लोग तो काम नहीं लेते हैं उनसे। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं उनसे बदबू आ रही है, ऐसा है वैसा है। लेकिन हम गांव वाले तो लोग फिलहाल ऐसे नहीं सोचते हैं, शायद शहर वाले ऐसे सोचते हैं। मैं शहर वालों को सबको नहीं कह रहा हूँ, आप लोग दिल पे नहीं लीजिएगा, मैं सिर्फ कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ ज़रा। लेकिन हाँ, एक बार अपने मन से पूछिएगा कि क्या किसी के ऊपर, किसी के शरीर से बदबू आती रही होगी, तो क्या आप अपने घर में उन्हें काम करने दोगे? अपने अंदर से पूछिएगा। ठीक है, अगर जवाब आता है हाँ, तो ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम आप उन सब लोगों में से आते हो जो अगर पढ़े लिखे हैं तो ठीक है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं फिर भी आप उनसे ज़्यादा सभ्य हो। ठीक है, तो ये जो काम करते हैं, जो बदबू आती है, इसकी वजह से इन लोगों को इतना अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो आप लोग पहले एक क्वेश्चन में नोट कर लीजिएगा कि जो इनको काम दिया गया था, मतलब इनकी खोज या इनके बारे में जो रिसर्च किया था, उनका नाम था हर्बर्ट होप रिसले। क्या? हर्बर्ट होप रिसले। कब किए थे? 1881 में। ये 16वीं सदी की बात है। ठीक है, मतलब इन्हें खोज करके निकाला गया था, ये इसकी बात नहीं है। मतलब कहने का जब यह जनजाति के बारे में पता चला तो कौन सी जनजाति है, तो 16वीं सदी की जनजाति है। क्या कहा गया? 16वीं सदी की जनजाति। कितनों ने तो अभी तक मुसहर जनजाति का नाम भी नहीं सुना होगा। आज तक कितनों ने मुसहर जनजाति का नाम तक नहीं सुना होगा। लेकिन हाँ, आज ये जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो ये एकदम नया कंटेंट है, कहीं नहीं मिला होगा आपको। लेकिन आज जो ये कंटेंट आप पढ़ रहे हो ये एकदम नया कंटेंट है। ठीक है, आप हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही नए नए कंटेंट और नई नई चीज़ें और भी मिलेंगी जो आपने कभी ना सोची होंगी, ना कभी आपने जानी होंगी। और इस कहानी के माध्यम से मैं सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि हाँ, कि हमें भी इतना है कि इतनी सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, हर चीज़ तो इनका आदर करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। और क्या कहते हैं, जो भी सुविधाएं मिली हैं हमें उसमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। और ज़्यादा की हाँ, चाह रखनी चाहिए, लेकिन ये है कि अपने आप को और ज़्यादा की चाहत में और नीचा नहीं गिराना चाहिए। ठीक है, जिनके पास कुछ भी नहीं है वो कैसे जीवन जी रहे हैं, हम ऐसा समझ सकते हैं।
तो मिलते हैं फिर से अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ, बाय बाय, नमस्कार एंड खुश रहिए आप लोग।